Hello students, I am faculty of physics. My name is Dr. K.K. Sharma and I am teaching physics at EMS Academy. तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट किया था। कोर्स बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट किया था। और इलेक्ट्रोस्टैट में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम लोग फ्रिक्शन से चार्जिंग कैसे करते हैं और चार्ज क्या चीज़ है। हिस्ट्री की बात करी थी हम लोगों ने और ये ब्रांच कैसे डेवलप हुई। तो बिल्कुल सिंपल बेसिक बातें करी थी, चार्ज का यूनिट देखा था, डायमेंशन देखा था। तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का ये नेक्स्ट लेक्चर है और हम लोग आज कूलम्स लॉ को टच कर लेंगे। तो उससे पहले, कूलम्स लॉ से पहले हमारे एक थ्योरेटिकल टॉपिक बचा हुआ है। देखो इधर स्क्रीन के ऊपर, यहाँ मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। एक टॉपिक डाला हुआ है मैंने, अदर मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखो चार्जिंग के कौन कौन से मेथड है। कल हम लोगों ने फ्रिक्शन को डिस्कस किया था और मैं थोड़ा सा फ्रिक्शन वापस रिवाइज कर देता हूँ। फ्रिक्शन से कैसे चार्जिंग होती है। पहला मेथड है चार्जिंग का फ्रिक्शन, कि आप अगर फ्रिक्शन से चार्जिंग करना चाहते हो, सपोज करो आप चार्जिंग करना चाह रहे हो फ्रिक्शन से, आपका मेथड है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से कैसे चार्जिंग होती है। जस्ट सिंपल फ्रिक्शन से ऐसे चार्जिंग होती है कि जैसे सपोज करो एक कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि सपोज करो सब्सटेंस है ग्लास, और ग्लास रॉड आपने ली और ग्लास रॉड को रब किया आपने किससे, ग्लास रॉड को रब किया आपने सिंपल सिल्क से रब किया आपने। अब होगा क्या कि ग्लास रॉड, इसके अंदर अपने खुद के एटम्स हैं, खुद के मॉलिक्यूल्स हैं, और सिल्क के अंदर भी अपने खुद के एटम्स हैं और मॉलिक्यूल है। अब सपोज करो कि ग्लास रॉड के अंदर जो भी एटम है, उस एटम के अंदर क्या होगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतने के उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए हुए होते हैं। तो इसलिए ये ग्लास रॉड इलेक्ट्रिकली क्या होगी, न्यूट्रल होगी। ऐसा ही सिल्क के साथ में भी होगा, सिल्क भी क्या होगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा और ग्लास रॉड भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। मैं बस जस्ट एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। जैसे सपोज करो कि अपन ने ग्लास रॉड को और सिल्क को आपस में रब किया, रगड़ा, ठीक है ना, इस तरह से हम लोगों ने इसको रगड़ा। रगड़ने से क्या होगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क होगा। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, और फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट आप दे ही रहे हो, रगड़ रहे हो, तो चीज़ों को चला रहे हो, एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो अब क्या हुआ, ग्लास को जैसे आपने सिल्क से रगड़ा तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में हुआ वर्क, एंड दैट सेम वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड दैट सेम एनर्जी इज गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। किसी भी एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने वो एनर्जी गेन कर दी। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने को पता है, ये न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तो वो लूजली बाउंड होते हैं। तो अगर उनको थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाए तो उसको छोड़ के क्या कर जाते हैं, निकल जाते हैं। और निकलने से क्या हुआ कि एक सब्सटेंस तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, दूसरा उनको पकड़ लेता है। जैसे सपोज करो, से फॉर एग्जांपल इस ग्लास रॉड के पास में सपोज करो पहले थे, रगड़ने से पहले थे 10 प्रोटॉन, इसके पास में थे 10 प्रोटॉन, और इसके पास में क्या थे, इसके पास में थे 10 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों क्या थे, ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये ग्लास रॉड पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। मैंने एक एटम की बात करी, इसमें बहुत सारे एटम होंगे और सभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। से फॉर एग्जांपल सिल्क के पास में थे 8 प्रोटॉन, पता नहीं कितने होते हैं, मैं तो जस्ट एक ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। और 8 क्या थे, 8 थे इसके पास में इलेक्ट्रॉन। अब हुआ क्या, हुआ ऐसा कि इन दोनों को रगड़ने से इस ग्लास रोड के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिया। से फॉर एग्जांपल इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन डिलीवर कर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया। अब यार सवाल ये आता है कि इस ग्लास रोड ने सिल्क को क्यों दिया। ग्लास रोड ने सिल्क को इसलिए दिया क्योंकि हो सकता है कि ग्लास रोड के न्यूक्लियस में इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाए, और सिल्क के न्यूक्लियस में इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी होल्ड कर दे और कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे तो उनको भी अकोमोडेट कर दे। तो ग्लास रोड से एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया। अब सीन क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के बाद में, इसके पास में 10 प्रोटॉन तो अभी भी हैं, प्रोटॉन तो अभी भी 10 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास में कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन इसके पास में हो गए 9। इसके पास में इलेक्ट्रॉन रह गए कितने, इलेक्ट्रॉन रह गए 9। अच्छा इसका सीन क्या बना, इसका सीन बना प्रोटॉन तो अभी भी इसके पास में 8 ही हैं। तो देखो ध्यान दो, प्रोटॉन कभी भी एक्सचेंज नहीं होते, हमेशा शिफ्ट कौन करेंगे, हमेशा जब भी शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे। और इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में 9 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में। तो देखो इसके पास में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, और मैंने कल आपको प्रोटॉन का चार्ज बताया था। तो इसके पास में एक प्रोटॉन है, तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन को तो बैलेंस कर जाएंगे। ग्लास के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन को तो बैलेंस कर जाएंगे। इसके पास में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो इसके पास चार्ज कितना जाएगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, यानी इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस ई। मैंने कल आपको बताया था कि इस वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन, इस वैल्यू को बोलते हैं अपन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को सिम्बॉलिकली हम लोग ई बोलते हैं। और इसके पास में देखेंगे अपन तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो इसके पास में कितना चार्ज आ जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसको अपन बोल देंगे क्या, इसको हम लोग बोल देंगे कि इसके पास में चार्ज आ गया -c।
अच्छा, अगर सपोज करो ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता, ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता, तो इसके पास में कितना चार्ज आ जाता, इसके पास में चार्ज आ जाता कितना, +2e। इसके पास में कितना चार्ज आ जाता, इसके पास में चार्ज आ जाता -2e। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता, मान लेते ये 3 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता, तो इसके पास में कितना चार्ज आ जाता, इसके पास में चार्ज आ जाता -3, ई की वैल्यू डाल सकते हैं अपन। और इसके पास में चार्ज कितना आ जाता, इसके पास में चार्ज आता +3। और यही मैंने बताया था कि क्वांटाइजेशन है कि जब भी चार्ज मिलेगा आपको तो हमेशा ई के मल्टीपल में मिलेगा, इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा, इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा, कभी भी इसका फ्रैक्शन नहीं मिलेगा, e/2, 2e/3, e/4 ये नहीं मिलेगा। हमेशा या तो e मिलेगा या 2e मिलेगा या 3e मिलेगा या 4e मिलेगा या ne मिलेगा। और इसीलिए अपना फार्मूला बन गया था q = ne। तो बॉस फ्रिक्शन से तो चार्जिंग होती है ऐसे, फ्रिक्शन से तो अच्छा प्लस भी मिल सकता है, माइनस भी मिल सकता है, ये प्लस भी हो सकता है और ये जो है ये माइनस भी हो सकता है। Q = ±ne, ये क्वांटाइजेशन भी समझा दिया था। तो फ्रिक्शन से तो चार्जिंग होती है ऐसी, ये अपन ने बात करी है फ्रिक्शन से। अच्छा, क्या जब भी अपने को चार्जिंग करनी है तो अपने को क्या फ्रिक्शन ही करना पड़ेगा क्या, चीज़ों को रगड़ना ही पड़ेगा, कि कोई दूसरा मेथड नहीं है क्या जिससे हम लोग चार्जिंग कर सके? तो आज उन्हीं को अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर ये थ्योरेटिकल टॉपिक खत्म होते ही हम लोग आ जाएंगे कूलम्ब्स लॉ पे, और फिर कूलम्ब्स लॉ होते ही अपना मेन चैप्टर चालू हो जाएगा ये, और हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह कर पाएंगे। देखो, तो इसके अलावा इस फ्रिक्शन के अलावा 2 मेथड्स और हैं, और 2 मेथड्स देखो ये इधर साइड में स्क्रीन पे दिए हुए हैं, अदर मेथड्स ऑफ चार्जिंग। और सबसे पहला मेथड है कंडक्शन। सबसे पहला मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन, तो सबसे पहला मेथड है कंडक्शन। तो सबसे पहले अपन कंडक्शन को पढ़ते हैं। देखो, कंडक्शन की बात करें अपन तो ये जो कंडक्शन वर्ड है ये आया है कंडक्टर से। कंडक्शन वर्ड आया है कंडक्टर से, और कंडक्टर एक मेटल का टाइप है। कंडक्टर जो है ये मेटल का टाइप है। मटेरियल को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर अपन किसी भी मटेरियल की बात करें तो उसको कंडक्टिविटी के बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मटेरियल होते हैं कंडक्टर। दूसरे जो मटेरियल होते हैं वो होते हैं इंसुलेटर्स, जिसको अपन नॉन कंडक्टर भी कह सकते हैं। दूसरे मेटल होते हैं इंसुलेटर्स। और तीसरे टाइप के मटेरियल्स होते हैं और वो होते हैं सेमी कंडक्टर्स। तीसरे टाइप के मटेरियल हैं सेमी कंडक्टर्स। इसके लिए तो अपने पास में अलग से चैप्टर है, इसको तो अभी अपन नहीं डिस्कस करेंगे। अभी अपन बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर कौन से मटेरियल हैं जिनके अंदर करंट आसानी से बह सकती है? अगर मैं करंट को आई से डिनोट करूं तो इनके अंदर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, आराम से करंट इनके अंदर बहती है। पहला पॉइंट, करंट इनके अंदर मस्त बहती है, करंट बढ़िया बहती है। जैसे जितने भी मेटल होते हैं अपने जो इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी वायर हैं, या तो एल्यूमिनियम के होते हैं या कॉपर के होते हैं या फिर किसी और मेटेरियल के होते हैं, तो इनके अंदर करंट बढ़िया बहती है। नंबर पहली बात। अच्छा, करंट क्यों बहती है? ध्यान करो, 10th क्लास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इनके अंदर। हमेशा क्या मिलता है कंडक्टर के अंदर? कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जो आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन है, और वो अंदर घूमते रहते हैं उस मेटल के। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे अपन पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाता है, तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा अवेलेबल रहते हैं। फ्री चार्ज अवेलेबल होता है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अपन चार्ज कैरियर। नंबर तीसरी बात, जब इनमें करंट बढ़िया बहता है, ठीक है, तो अगर अपन ओम्स लॉ याद करें 10th क्लास का, तो I इक्वस टू होता है V/R, और R इक्वस टू आ जाएगा कितना? R इक्वस टू आ जाएगा V/I। तो अगर करंट ज़्यादा है तो ये दोनों रेसिप्रोकल है, करंट और रेजिस्टेंस, तो इसलिए करंट अगर ज़्यादा है इनमें तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। तो इनका रेजिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल होता है, रेजिस्टेंस भी नेग्लिजिबल होता है, और रेजिस्टिविटी को अगर अपन रो से शो करें तो रेजिस्टिविटी भी क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। अभी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो अभी थोड़ा सा अवॉइड कर देना, क्योंकि अपने जो 3rd चैप्टर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे अपने डिटेल में आएगा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वगैरह। तो कंडक्टर कौन से मटेरियल है जिनमें करंट बढ़िया बहती है, जो आराम से करंट को ये जो है करंट के अंदर काम में आते हैं, करंट के वायर्स वगैरह बनते हैं, तो जिनमें करंट अच्छी बहती है, पहला पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और इनके अंदर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है। कौन से मटेरियल है? तो ये जो कंडक्शन वर्ड है ना, ये कंडक्टर से ही मिला है। कंडक्टर वर्ड, कंडक्शन जो वर्ड है ये कंडक्टर से ही बना है। अच्छा, कौन से मेटल हैं जिनको हम लोग कंडक्टर बोल सकते हैं? ये मेटल होते हैं जैसे ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, कोई सा भी मेटल याद कर लो आप, अपने मन में सोच लो, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सारे मेटल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये कंडक्टर होते हैं। नंबर दूसरी बात, जो ह्यूमन बॉडी होती है, हम लोगों की जो बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, ये भी क्या होती है? ये भी कंडक्टर होती है। हमारे अंदर भी करंट फ्लो कर सकती है, कई बार बिजली का झटका लग ही जाता है अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का वायर वगैरह पकड़ लेते हैं। नंबर तीसरी बात, जो एनिमल्स की बॉडी, बर्ड्स वगैरह की बॉडी, ये भी क्या होती है? ये भी कंडक्टर ही होती है। उसके बाद में अर्थ जो होती है ये भी क्या होती है? अर्थ भी कंडक्टर होती है। नंबर चौथी बात, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे मान लो आपने पानी लिया है और पानी के अंदर आपने NaCl घोल दिया, नमक घोल दिया,
तो वो इलेक्ट्रोलाइट बन गया। तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी कंडक्टर होते हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये है कंडक्टर। अच्छा, उसके बाद में बात करें अपन इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर जिनमें इनके उल्टे, बस ये जो कंडक्टर पढ़ा ना अपन ने, इनके उल्टे, जिनमें करंट या तो नेग्लिजिबल बहती है या ऑलमोस्ट नहीं बहती है, पहला पॉइंट, या बहेगी तो बहुत कंडीशन बड़ी पुअर होगी उसकी, बहुत कम करंट बहेगी। क्यों नहीं बहती इनके अंदर करंट, करंट इसलिए नहीं बहती कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये होते ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, चार्ज कैरियर्स नहीं होते। जब चार्ज कैरियर्स ही नहीं होंगे तो चार्ज को कैरी कौन करके लेके जाएगा, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो करंट बहेगा ही नहीं। उसके बाद में तीसरी बात करें, इनका रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी होती है ज़बरदस्त, हाई होती है। रेजिस्टेंस भी तगड़ा होता है और रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी भी इनकी तगड़ी होती है। रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों ही हाई होते हैं। अच्छा, इनके एग्जाम्पल जिनमें से भी करंट ना जाए वो सब इसके एग्जाम्पल है। करंट फ्लो ना करे, जैसे वुड, लकड़ी के अंदर से करंट नहीं फ्लो करती है। जैसे कि प्लास्टिक में से भी करंट नहीं फ्लो करती। रबर की बात करें, देखो अपने जो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं उनके ऊपर रबर की तो कोटिंग होती है ताकि अपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए वो। तो वुड, प्लास्टिक, रबर, एस्बेस्टॉस, अपने एबोनाइट वगैरह, ठीक है ना, प्लास्टिक से रिलेटेड और चीज़ें, तो ये क्या होती है, ये सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं। अच्छा, सेमीकंडक्टर क्या है, वैसे तो यहाँ ये बताने का टॉपिक नहीं है, इसके लिए अपने पास में अलग से चैप्टर है, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सेमीकंडक्टर क्या है, देखो नाम से जाहिर है, सेमी मतलब आधा, आधे कंडक्टर और आधे इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो कभी तो बिहेव करते हैं किसकी तरह, कभी तो बिहेव करते हैं कंडक्टर की तरह और कभी बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह। मतलब ये डबल रोल प्ले करते हैं। कभी तो ऐसा लगेगा कि यार ये कंडक्टर है और कभी ऐसा लगेगा कि इंसुलेटर। कंडक्टर कब लगता है, कंडक्टर लगता है ये एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे तो ये बिहेव करता है किसकी तरह, ये रूम टेम्परेचर तो बिहेव करता है लाइक ए कंडक्टर। ऐसा लगेगा कि यार ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। और एट जीरो केल्विन का मतलब होता है, अगर अपन इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदले तो ये होता है -273 केल्विन। जीरो केल्विन का मतलब, सॉरी केल्विन नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड। अगर अपन केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलें तो अपने को 273 माइनस करना पड़ता है। तो ये जीरो केल्विन का मतलब कितना हो गया, जीरो केल्विन का मतलब हो गया -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बर्फ से भी 273 डिग्री नीचे है। बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जम जाता है। फील करो उस टेम्परेचर को, कितना कम टेम्परेचर है, -273। इतने कम टेम्परेचर पर ये सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये बिहेव करते हैं लाइक ए इंसुलेटर। ऐसा लगता है कि यार ये लकड़ी है, मतलब रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये कॉपर है, ये मेटल है। और जीरो केल्विन पे यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये इंसुलेटर है। तो ये कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और कभी किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया सेमीकंडक्टर। दो एग्जांपल ध्यान रखो आपको, कार्बन के नीचे बैठा है सिलिकन और सिलिकन के नीचे बैठा है जर्मेनियम। तो सिलिकन और जर्मेनियम जो है ये क्या है, ये अपने सेमीकंडक्टर है, याद रखना है। और ये सेमीकंडक्टर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस बनाने और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के काम में आते हैं, जो अपने ट्रांजिस्टर और डायोड वगैरह है। और ये जो है अलग से चैप्टर है अपने कोर्स के अंदर, तो हम इसको वहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये है बात। तो मैं तुम्हें बेसिकली ये टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं तुम्हें बता रहा था कि हमारे पास में चार्जिंग का एक मेथड है और वो चार्जिंग का मेथड है कंडक्शन, जिस पे मैं ये हैश बना रहा हूँ। हमारे पास में चार्जिंग का मेथड है कंडक्शन। और कंडक्शन वर्ड आया कहाँ से, कंडक्शन वर्ड आया है इस कंडक्टर से, इसलिए कंडक्टर से आया तो इसलिए मुझे इंसुलेटर भी बताना पड़ा और इसलिए मुझे सेमीकंडक्टर भी बताना पड़ा। अब अपन समझते हैं ये मेथड क्या है, कैसे चार्जिंग होती है। देखो इधर साइड में डायग्राम भी दिया हुआ है, ये दो स्फेयर दिखाए हुए हैं, ए और बी। ए स्फेयर तो है चार्ज और बी स्फेयर है अनचार्ज। और अगर ए स्फेयर के ऊपर चार्ज है +Q, देखो ये ए स्फेयर के ऊपर चार्ज कितना दिया हुआ है, ए स्फेयर के ऊपर चार्ज दिया हुआ है +Q, और ये जो बी स्फेयर है ये है अनचार्ज, आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टर। ये वाला जो है ये है आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टर, और ये वाला जो ए है ये है चार्ज कंडक्टर, ये चार्ज है। और इसके पास में चार्ज कितना है, इसके पास में चार्ज है Q है, ये Q चार्ज है इसके पास में, और इसके पास में कोई चार्ज नहीं, इसका आइडेंटिकल है। मतलब अगर ये स्फेरिकल है तो दोनों सेम रेडियस के स्फेयर है, ये दोनों मेटल है, क्योंकि मेटल में होगा कंडक्शन, इसलिए दोनों मेटलिक स्फेयर है ये। अब क्या करो, इस मेथड के अंदर अगर आपको चार्ज करना तो रगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, जस्ट कीप इन कॉन्टैक्ट ए एंड बी, इसको दोनों को कॉन्टैक्ट में रख दो, या तो दोनों को कॉन्टैक्ट में रख दो या इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो आपस में, या तो इन दोनों को कॉन्टैक्ट में रख दिया, देखो कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये लिया आपने ये आपने ए लिया और ये जो है ये आपने बी लिया, और इन दोनों को क्या किया आपने, इन दोनों को जस्ट एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ये ले लिया आपने कंडक्टिंग वायर, ये ले लिया आपने कंडक्टिंग वायर। अब क्या होगा, इसके पास में +Q जो चार्ज था वो अपना आधा चार्ज इसको दे देगा, प्लस ये जो है ये Q/2 इसको दे देगा।
तो इसके पास में रह जाएगा Q/2 और इसके पास में क्या हो जाएगा Q/2। तो देखो कहाँ तो B अनचार्ज था और ये B क्या हो गया, ये B चार्ज हो गया। तो इस मेथड को बोलते हैं अपन कंडक्शन मेथड। या तो आप एक चार्ज को अनचार्ज के कांटेक्ट में रख दो तो अनचार्ज भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। एंड दिस मेथड इज नोन एज कंडक्शन मेथड। इसके अंदर या तो आपको कांटेक्ट में रखना पड़ेगा या कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हमेशा चार्ज आधा आधा बटेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा चार्ज आधा आधा नहीं बटेगा। अगर दोनों आइडेंटिकल है तो आधा आधा बटेगा। लेकिन अगर मान लो एक साइज में बड़ा है और एक छोटा है तो उनकी कैपेसिटेंस के हिसाब से बटेगा। देखो यहाँ देखो, सपोज करो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और स्फेरिकल कंडक्टर है ये, और सपोज करो इसका रेडियस है 2r, इसका रेडियस है 2r, और ये जो है ये छोटा कंडक्टर है, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, इसका रेडियस है r। सपोज करो इसके ऊपर चार्ज है 100 कूलम, चार्ज का यूनिट 100 कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम, और इसके ऊपर 100 कूलम चार्ज है। ये अपना चार्ज लेके बैठा है। देखो मैं थोड़ा सा ध्यान दो डायग्राम पे, मैं चार्ज कंडक्टर के ऊपर इसके सरफेस पे बना रहा हूँ। कंडक्टर पे चार्ज हमेशा केवल सरफेस पे रहता है, अंदर चार्ज नहीं रहता है। और ये भी चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज है, सपोज करो इसके ऊपर चार्ज है, सपोज करो 50 कूलम, इसके ऊपर चार्ज 50 कूलम है। अब तुमने इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को एक वायर से जोड़ दिया, इन दोनों को एक वायर दिया और वायर से इन दोनों को जोड़ दिया। ये दोनों अपने अपने सेपरेट चार्ज लेके बैठे हुए थे। अब इनमें कंडक्शन का मेथड होगा, और जोड़ने से होगा क्या कि इसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा, भैया इसका रेडियस 2r है और इसका रेडियस कितना r, मतलब ये एक तरह से ये मान लो कि ये मोटा आदमी है और ये जो है ये पतला आदमी है। अब मोटे आदमी के पास में तो खाना है कम और पतले आदमी के पास में खाना है ज़्यादा, तो ऐसा होगा नहीं। जैसे मान लो आपके पास में आप तो बड़े हो और आपके पास में आपका एक छोटा भाई या आपका कोई रिलेटिव छोटा बच्चा बैठा हुआ है। अब आपकी प्लेट में तो रखी हुई है सपोज करो 6 चपाती है, और उसकी प्लेट में रखी हुई है सपोज करो 12 चपाती। तो वो यार वो 12 चपाती थोड़ी खाएगा है, हो सकता है वो 6 खाए और आप 12 खाओ, तो आप क्या कर लोगे, एक्सचेंज कर लोगे। तो इसलिए देखो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज Q जो टोटल है वो टोटल चार्ज है 50 इसका और 100 इसका, तो कितना है 150 कूलम। दोनों का टोटल चार्ज है 150 कूलम, ये टोटल चार्ज है, दोनों का टोटल चार्ज है 150 कूलम। अब 150 कूलम टोटल चार्ज है, तो अपने को क्या करना है, अपने को इनकी कैपेसिटी के हिसाब से बांट देना है। कैपेसिटी के हिसाब से इसका रेडियस इसका डबल है, ये जो A का रेडियस है वो है 2r और B का जो रेडियस है वो है कितना r, तो इसका 2r है तो A के पास में डबल चार्ज होना चाहिए क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो डबल चार्ज होना चाहिए, तो टोटल 150 है। तो 2 पार्ट तो दे दो A को और 1 पार्ट दे दो B को, 1 पार्ट B को दे दो और 2 पार्ट इसको दे दो, A को दे दो। 150 के 3 पार्ट कर लो, 3 पार्ट कितने 50-50-50 के, तो 2 पार्ट तो होने चाहिए इसके पास में, मतलब 2r के पास में तो होना चाहिए 100 कूलम और r के पास में क्या होना चाहिए, r के पास में होना चाहिए कितना कूलम 50 कूलम। इसके पास में 100 कूलम और इसके पास में 50 कूलम, तो ये क्या करेगा अपना 50 कूलम चार्ज इसके पास को दे देगा। ये 50 कूलम चार्ज इसने इसको दे दिया और 50 कूलम देके फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा Q फाइनल, इसके पास में Q B पर कितना होगा फाइनली, Q B पर फाइनल चार्ज हो जाएगा कितना, इसके पास में तो हो जाएगा 50 कूलम, आफ्टर कंडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। और Q A पर कितना हो जाएगा फाइनली, Q A पर फाइनली हो जाएगा 50 ये जो है 100 कूलम, ये इसके पास में हो जाएगा 100 कूलम, ये हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह से ये चार्ज को शफल कर लेंगे। और अगर दोनों बराबर साइज के होते तो जैसे मान लो ये भी 2r का होता है और ये भी 2r का होता है, ये भी 2r का होता है और B भी 2r का होता, तो फिर ये आधा आधा बांटते, आधा आधा बांटते तो कितना हो जाता इनके पास में, इनके पास में हो जाता 75 एक के पास में रहता है और 75 एक के पास में रहता, क्योंकि टोटल 150 का क्या हो जाता, आधा आधा हो जाता। तो दिस मेथड इज नोन एज कंडक्शन। क्या करना है आपको कंडक्शन के अंदर, एक चार्ज को अनचार्ज के साथ में या तो कनेक्ट कर देना है या फिर उसको किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देना है या फिर दोनों को कांटेक्ट में रख देना है। और फिर कांटेक्ट में रखने के बाद में हटाओगे या कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद में कंडक्टिंग वायर को हटाओगे तो आपको जो अनचार्ज है वो भी चार्ज होके मिलेगा। तो ये मेथड है क्या, ये मेथड है कंडक्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन दूसरा मेथड, और दूसरा मेथड अपना इंडक्शन। देखो इधर नोट्स में देखो जरा, मैं इसको मार्कर से मार्क कर रहा हूँ, ये वाले मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो दूसरा मार्कर है ये है इंडक्शन, ये है इंडक्शन, ये मेथड जिसको मैंने पीले मार्कर से मार्क किया है इंडक्शन। अब ये क्या मेथड है, ये मेथड स्टेप वाइज समझ लो इसको, इसी के अंदर लिखे हुए, मैं भी डायग्राम ही बनाऊंगा तो इन्हीं डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो क्या है कि सपोज करो ये कोई एक चार्ज रॉड है, ये एक चार्ज रॉड है। अच्छा इस मेथड में ना फ्रिक्शन तो करना नहीं है अपने को, क्योंकि ये तो मेथड्स अदर देन फ्रिक्शन है, 2 मेथड अदर देन फ्रिक्शन, एक मेथड तो फ्रिक्शन है, एक मेथड कंडक्शन और एक मेथड क्या इंडक्शन। तो अपने को अभी फ्रिक्शन तो करना नहीं है, अपने को क्या करना है, अपने को करना है जस्ट इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर ना तो आप रगड़ोगे, नंबर 1 बात, ना तो फ्रिक्शन करोगे, नंबर दूसरी बात
ना ही आप कॉन्टैक्ट में रखोगे, ना ही फिर हम लोग क्या करेंगे, ना ही हम लोग किसी वायर से कनेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर अपने को दूर से ही चार्जिंग कर दी है। देखो दूर से चार्जिंग कैसे करेगी है, जैसे मान लो ये सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टेप 1 की। स्टेप 1 के अंदर देखो क्या होगा। स्टेप 1 के अंदर ये रहा आपका स्टेप 1, ये रहा आपका स्टेप 1, ये रहा स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर क्या करना है अपने को, स्टेप 1 के अंदर ये रहा स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर अपने को जस्ट सिंपल एक ग्लास रॉड देनी है। ये ग्लास रॉड को आप क्या करो, ग्लास रॉड को आप सिल्क से रगड़ लो, तो ये ग्लास रॉड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड एक अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर के पास में लानी है, जिसको मैं लाल मार्कर से टिक कर रहा हूँ। ये एक अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर है, चार्ज नहीं है ये, जितना इसमें प्लस है उतना उतना माइनस है, तो ये अनचार्ज है अभी। टोटल नेट चार्ज इसका क्या है, 0 है। अब क्या होगा, जैसे ही आप ये ग्लास रॉड इसके पास में लेके आए, तो अंदर ये मेटल का है और मेटल का बना हुआ है, तो मैंने बताया था मेटल के अंदर आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस प्लस रोड से अट्रैक्ट होकर वो इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड के अंदर चले जाएंगे। ये इस वाले एंड से इस वाले एंड से इस वाले एंड की तरफ चले गए, यहाँ से निकल के इधर चले गए इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इधर इलेक्ट्रॉनों का क्लस्टर हो जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो गए तो ये वाला एंड क्या बन गया, माइनस, और ये वाला एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो ये वाला एंड क्या बन गया, ये वाला एंड बन गया प्लस। अब क्या ये चार्ज हो गया, अभी नहीं चार्ज नहीं हुआ ये, क्यों चार्ज नहीं हुआ भाई, टोटल तो प्लस और माइनस बराबर है ना, तो टोटल नेट चार्ज तो 0 है। अब अपन क्या करेंगे, इस रॉड को तो यहीं होल्ड करो, स्टेप नंबर 2 पढ़ रहा हूँ मैं, इस रॉड को तो यहीं होल्ड करो, और इसका ये जो दूसरा वाला साइड है, ये जो है रॉड के दूसरी तरफ वाला साइड है, इसको ये अर्थिंग कर दो, जमीन से कनेक्ट कर दो। ये मैंने ये जो सिंबल है इस तरह से अपन करते हैं, इसको जमीन से कनेक्ट, ये अपन ने जमीन से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, इस साइड में इलेक्ट्रॉनों की कमी थी ना, तो जमीन से इलेक्ट्रॉन आएंगे और जमीन से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों की कमी थी ये पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज था वो क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस चार्ज जिस साइड से जमीन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो प्लस चार्ज था ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। अब क्या करो, अगले थर्ड स्टेप के अंदर, थर्ड स्टेप से जमीन से इसका कॉन्टैक्ट ब्रेक कर दो। ये देखो, ये थर्ड स्टेप के अंदर जमीन से इसका कॉन्टैक्ट क्या कर दिया, अपने ब्रेक कर दिया, इसकी अर्थिंग तोड़ दी। अब क्या होगा, और रॉड भी यहाँ से क्या कर दी, रिमूव कर दी, रॉड भी यहाँ से क्या कर दी मैंने, रोड भी रिमूव कर दी, और उसको जमीन से क्या कर दिया मैंने, कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज इस साइड में मौजूद था रॉड की तरफ, अब रॉड वहाँ रुकी नहीं, रोड वहाँ है नहीं, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज की भी वहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। पहले तो नेगेटिव चार्ज वहाँ उस रॉड से अट्रैक्ट होकर बैठा था, और इसलिए भी नेगेटिव चार्ज रिपेल होकर पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। ये देखो पूरे सरफेस पे फैल गया, और पूरे सरफेस पे फैल के ये कैसा बन गया, ये बन गया पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज। कहाँ तो अपने लिया था अनचार्ज शुरुआत के अंदर, और कहाँ देखो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो ये भी चार्जिंग का एक मेथड है। तो अपने पास में चार्जिंग के 3 मेथड हुए, कौन कौन से, एक तो वो अपने पास है फ्रिक्शन, एक हुआ हम लोगों के पास में कंडक्शन, और एक हुआ हम लोगों के पास में इंडक्शन। ये 3 इसके चार्जिंग के मेथड है, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। तो अपना ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है ये फिनिश हो गया है। अब अपन ये न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ चलते हैं, और बेसिकली चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन ये तो मैंने क्या बिल्कुल शुरू से पढ़ा है, इसलिए ये मतलब करीबन 1.5 लेक्चर खराब हो गया अपना। खराब ना माने इसको, क्योंकि चीज़ों को जीरो से ही शुरुआत करना चाहिए। कई लोग इसको डायरेक्ट कूलम्स लॉ से ही पढ़ाते हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो अब क्योंकि शुरू में क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन वगैरह सब इंपॉर्टेंट था। तो अब अपन बात करें, नोट्स आपको आपके ग्रुप में भिजवा दूंगा मैं, अक्षय सर भेज देंगे, मैं भेज दूंगा। आप तो अभी जो है वो फोकस करो कि हम लोग कूलम्स लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। मैं शुरू से ले लेता हूँ इन पेजेस को। देखो, बात कर रहे हैं हम लोग कूलम्स लॉ की, ध्यान से सुनना। कूलम साइंटिस्ट का नाम है, कूलम्स लॉ। देखो, कूलम जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, और इस साइंटिस्ट ने क्या किया है, चार्ज की स्टडी करके एक लॉ बनाया है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही जैसे न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था अपन 11वीं क्लास के अंदर, ठीक वैसा का वैसा ही है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि अगर एक प्लस चार्ज है और दूसरा प्लस चार्ज है, अगर आप इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख देते हो, तो ये जैसे मान लो इनको आपने इस डिस्टेंस पे रख दिया, इस डिस्टेंस पे आपने इनको रख दिया, इस डिस्टेंस पे रख दिया आपने, तो इस डिस्टेंस पे रखने पर ये क्या करेंगे, ये हमेशा रिपेल करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि प्लस प्लस चार्ज वो है हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अच्छा, रिपल्शन इसके ऊपर किधर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा ऐसे, ये जो जॉइनिंग लाइन है अलोंग दी जॉइनिंग लाइन लगेगा, इसके ऊपर इधर लगेगा। जितना रिपल्सिव फोर्स इस पर लगेगा उतना रिपल्सिव फोर्स इस पर लगेगा। जैसे मान लो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगता है F, तो इसके ऊपर भी रिपल्सिव फोर्स लगता है F। ये वाला, ये पहले वाला चार्ज दूसरे वाले को इधर दौड़ाएगा, और ये वाला चार्ज इसको ये जो A चार्ज है, ये एक A चार्ज है, ये एक B चार्ज है, तो A चार्ज B को राइट हैंड साइड में पुश करेगा, और जो B चार्ज है वो A को लेफ्ट हैंड साइड में पुश करेगा। इसका मतलब प्लस प्लस चार्ज रिपेल करता है। आपको केवल इतनी रामायण ध्यान नहीं रखनी, आपको तो केवल ध्यान रखना है
प्लस प्लस चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर माइनस माइनस चार्ज हो, ये माइनस माइनस चार्ज हो, एक माइनस और माइनस को हम लोगों ने पास पर रख दिया, तो ये भी क्या करेंगे, ये इधर धक्का लगेगा इसके ऊपर इधर लगेगा, यानी ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी एक पॉइंट बोल सकते हैं अपन यहाँ से, लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, ठीक है ना। ये दोनों जो लाइक चार्ज है, लाइक मतलब एक जैसे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये दोनों क्या करते हैं, ये आपस में सेम चार्ज का जो पेयर है वो क्या करता है, वो आपस में रिपेल करता है। ये जो है ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल्स ईच अदर। अच्छा, अगर एक प्लस हो और एक को क्या माइनस, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो अट्रैक्शन फोर्स है वो जॉइनिंग लाइन पे लगेगा, तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। ये तो चार्जेस, ये तो फोर्स के नेचर की बात हुई कि फोर्स रिपल्सिव होगा कि अट्रैक्टिव होगा। अब फोर्स लगेगा कितना, अब सवाल ये उठता है कि फोर्स लगेगा कितना। उसके लिए कूलम ने लॉ दिया है, ये अपन ने कूलम लॉ लिखा है, इसने लॉ दिया है, क्या कहता है ये कि मान लेते हैं ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q1, दिस चार्ज इज Q1, इसकी वैल्यू Q1 है। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस माइनस तो अपने को फोर्स का नेचर बताएंगे कि अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। और ये एक दूसरा चार्ज है, ये एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, और ये चार्ज है Q2, दोनों पॉइंट चार्ज है। ध्यान रखना, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के अंदर ही लगता है। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, जो जिसको अपन पॉइंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है उनके डायमेंशन के मुकाबले, तो उसको अपन पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। अब क्या होगा कि मान लेते हैं इनके बीच में फोर्स लगता है F, इनके बीच में क्या फोर्स लगता है, इनके बीच में फोर्स लगता है F, फोर्स F एग्जिस्ट करता है। हो सकता है वो रिपल्सिव हो सकता है वो अट्रैक्टिव हो। अगर दोनों सेम साइन के होंगे, प्लस प्लस होंगे, तो रिपल्सिव हो जाएगा, माइनस माइनस होंगे दोनों रिपल्सिव हो जाएगा। एक कोई सा भी प्लस होगा, कोई सा भी माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो प्लस और माइनस क्या डिसाइड करेंगे, फोर्स रिपल्सिव होगा कि, यानी नेचर डिसाइड करेंगे रिपल्सिव होगा कि अट्रैक्टिव होगा। अच्छा, फोर्स होगा कितना, फोर्स होगा कितना ये डिसाइड करेगा इनका मैग्नीट्यूड। तो क्या कहता है कूलम, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, लेट दिस इज F, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, या तो वो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, लेट दिस इज F, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, यानी Q1 और Q2 के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कई जन इसको ऐसे भी लिखते हैं, F प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूलस Q1 मॉड्यूलस Q2, मैंने भी ऐसे ही लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, तो ठीक है ना। तो इस मॉड्यूलस का मतलब ये है, ये जो दो डब्बे लगे हुए हैं, इस मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि आपको नेगेटिव नहीं लेना है, कैलकुलेशन में आपको पॉजिटिव ही लेना है। अगर कोई ये सपोज करो ये चार्ज नेगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है, तो आपको इसका नेगेटिव नहीं काम में लेना है, आपको इसकी वैल्यू काम में लेनी है, केवल F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो स्टेटमेंट क्या दें अपन, स्टेटमेंट देंगे हम लोग कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, according to Coulomb's law, force between two point charges is directly proportional to product of magnitude of either charge। दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, दोनों का जो भी मैग्नीट्यूड है चार्ज का, मान लो एक 50 कूलम है, एक 100 कूलम है, तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन यानी 50 के और 10 के 100 के, एक का 50 कूलम है एक का 100 कूलम है, तो 50 के और 100 के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप ये समझें कि अगर आप Q1 को बढ़ाएंगे तो भी F1 बढ़ेगा, Q2 को बढ़ाएंगे तो भी F1 बढ़ेगा। ये इसका कूलम का फर्स्ट लॉ। ये बिल्कुल वैसे वैसे ही ग्रेविटेशन, जैसे ग्रेविटेशन के अंदर F प्रोपोर्शनल टू होता है M1 M2। अच्छा, दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है कि F प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r², इनवर्स स्क्वायर लॉ है। किसी के अंदर भी, अगर किसी भी लॉ के अंदर अगर फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है, तो उसको अपन बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दूसरा लॉ क्या बोले अपन, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, force between two point charges separated by distance r and let charge is Q1 Q2, then force between two charges is inversely proportional to the square of the distance between them। देखो इसको देखो जरा गौर से, जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, force is inversely proportional to the square of the distance between them। और ये पहले वाला क्या था, force is directly proportional to the मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, ये दूसरा था। और दोनों को मिला के लिखे अपन बाय 1 एंड बाय 2, बाय 1 एंड 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन कितना, अपॉन r², ये आ गया। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो देयर विल बी ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज K, स्मॉल k, ये ध्यान रखना, ये स्मॉल k, कैपिटल K इसी में आएगा, एक अलग चीज़ है। तो आ जाएगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन कितना, अपॉन r²। और इस K को अपन क्या बोलते हैं, इस K को अपन बोलते हैं, क्या पढ़ रहे हो आप लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये K क्या है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया अपन ने, तो ये कांस्टेंट आया है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², में प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पे कांस्टेंट आया है। और कांस्टेंट आया है
तो पढ़ रहे हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आया ये कांस्टेंट है और फोर्स वाला सेक्शन पढ़ रहे हो, तो इस के को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। नाम याद कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ये इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अच्छा, इस के की वैल्यू क्या है? देखो, अगर मैं के का यहाँ से फार्मूला निकालूँ तो के का फार्मूला निकल रहा है एफ इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा Q1 Q2, ये इसका फार्मूला हो रहा है यहाँ से। अच्छा, मैं यहाँ से यूनिट निकालता हूँ आपको के की, तो देखो यूनिट ऑफ के का देखो यूनिट क्या निकलेगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फार्मूला क्या, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आर क्या थी, डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच में, और डिस्टेंस के स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। कल मैंने कूलम का इसका Q1 का यूनिट बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो Q1 का भी कूलम और Q2 का भी कूलम, तो कूलम इंटू कूलम कितना हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो ध्यान रखो इसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कितना, कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ के का डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, न्यूटन का डायमेंशन होता है, न्यूटन का याद करो, ये तो याद रहना चाहिए आपको, m1 L1 T-2, रट लो इसको, m1 L1 T-2। मीटर स्क्वायर का क्या होगा, 1 मीटर का L1 होता है तो मीटर स्क्वायर का हो जाएगा L2, और कूलम का होता है A1 T1, एम्पियर इंटू सेकेंड से, ध्यान करो लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, और उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा अपने को, तो ये हो गया स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा m1 L3 T-2, और नीचे से आएगा A2 T2 और माइनस का A-2 और T-2, ये आएगा नीचे से, स्क्वायर खुल के ऊपर जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। और ये L3 हो ही चुका है, L2 और L1 मिलकर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा देखो m1 L कितना हो गया, L1 T-4 A-2, ये हो जाएगा इसका m1 L1 नहीं होगा, L3 होगा, m1 L3 T-4 A-2, ये क्या हो जाएगा, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन निकल गया। और फॉर्मूला क्या हो गया अपना, फॉर्मूला हो गया अपना फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स हमेशा इससे निकालोगे, F इक्वल्स टू, याद कर लो फार्मूला, क्योंकि जस्ट इस फार्मूले के बाद में थोड़ी सी और थ्योरी पढ़ के नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकली करने वाले हैं। F इक्वल्स टू के Q1 Q2 हम अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, एक और बात, इस के को हम लोग एक दूसरे कांस्टेंट के हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हैं, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये जो सिंबल है इसको ऐसे ही बनाना, आपको सी लिख के और बीच में से काटना है, और ये नीचे जीरो लगाना है, और इस निशान को बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन। और इस जीरो को कई बच्चे नोट बोल देते हैं, कई बच्चे जीरो बोल देते हैं, तो आप इसको ये बोलो एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो, जो भी आपको अच्छा लगे वो बोल लो आप लोग। अच्छा, ये एप्सिलॉन जीरो मतलब इस के को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अगर ऐसे लिखें तो ये एफ कितना हो जाएगा, देखो एफ कितना हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू के की जगह लिख रहा हूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस फोर्स का फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, कई के हिसाब से लिख देते हैं, कई जने ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो है इस एप्सिलॉन को अपन क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन का भी नाम याद करो, एप्सिलॉन एक अलग चीज़ है, एप्सिलॉन को बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट, नाम याद करते चलो, लंबा नाम है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। देखो इसका पूरे का मतलब समझाता हूँ मैं तुम्हें, बेसिकली मतलब क्या है। देखो ये परमिटिविटी, ये जो परमिटिविटी, ये परमिट से मिला है, ये वर्ड परमिट से मिला है, और एब्सोल्यूट का मतलब कि वो मीडियम कितना एब्सोल्यूट परमिशन दे रहा है। परमिट वर्ड का मतलब परमिशन देना। इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है चार्ज, और एयर और वैक्यूम का मतलब क्या, ये कहना चाह रहा है कि ये जो दोनों चार्ज है ना Q1 Q2, ये इनके बीच में या तो एयर है या वैक्यूम है, और वो एयर और वैक्यूम क्या कर रही है, इनको फोर्स लगाने की परमिशन दे रही है कि यार तुम लोग इतना फोर्स लगा लो। परमिटिविटी वर्ड बना है परमिशन से, परमिटिविटी वर्ड बना है परमिट से, परमिट का मतलब परमिशन देना, इलेक्ट्रिकल का मतलब चार्ज, और एब्सोल्यूट का मतलब कि वो मीडियम इतनी परमिशन दे रहा है। तो ये बता रहा है कि वो जो मीडियम है वो इतनी परमिशन दे रहा है कि भैया तुम लोग मिलके आपस में इतना फोर्स लगा लो, ये परमिशन है। अच्छा, इस एप्सिलॉन नॉट की अगर अपन वैल्यू देखें तो देखो के को लिखा है ना अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से अगर अपन एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आए तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4 पाई के, 1/4 पाई के, जस्ट आप के की वैल्यू डाल दो आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो 1/4
4 की वैल्यू कितनी होती है 4, पाई की वैल्यू 3.14 और के की वैल्यू देखो यूनिट तो अपने निकाल ली थी के की, मैं एक बार वापस ऊपर चल रहा हूँ। के का यूनिट तो ये निकाल लिया था अपने न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। के की वैल्यू और मैं अब बता देता हूँ, पहले मैं भूल गया था। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ और विद यूनिट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है के की, ये के की वैल्यू है, ये के की वैल्यू है। तो अब ये के की वैल्यू बढ़ते हैं अपन यहाँ पे ना, एप्सिलॉन नॉट कितना गया 1/4 पाई के, तो 4 इंटू 3.14 और के की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁹ विद यूनिट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये जो जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको मैं इस बॉक्स में डाला है मैंने, तो ये एप्सिलॉन नॉट देखो कितना आएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट आएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, इसकी जब कैलकुलेशन करोगे इस 4 की 3 की 3.14 की और 9 टू 10⁻9 की, तो ये आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये यूनिट उल्टी हो जाएगी और ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो। तो ये इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू याद रखनी है आपको, ये वैल्यू याद रखनी है, जिसको मैंने ये डबल लाइन से अंडरलाइन किया है। ये वैल्यू याद रखनी है एप्सिलॉन नॉट की, और यूनिट इसकी ये हो गई कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन देखो यूनिट उल्टी होगी तो डायमेंशन भी उल्टी हो जाएगी। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर देख लो डायमेंशन क्या थी, के की उल्टी हुई डायमेंशन होगी m1 l3 t-4 a-2, तो जो प्लस है उसको माइनस कर दो, माइनस वाले को प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा देखो m-1 l-3 t4 a2, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो ये हो गई क्या। अच्छा मान लो दोनों चार्ज के बीच में सपोज करो एयर और वैक्यूम नहीं हो, तो अगर एयर और वैक्यूम है इन एयर एंड वैक्यूम, इन एयर एंड वैक्यूम, एयर और वैक्यूम में तो फोर्स लिखोगे आप F0, मान लेते हैं F0 लिखा अपन ने, तो तब तो लिखोगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर। और मान लो दोनों चार्ज के बीच में आपने कोई मीडियम डाल दिया, मीडियम कैसे, दोनों चार्ज को उठाया आपने, दोनों सेम चार्ज को Q1 Q2 को, और विद सेम डिस्टेंस R आपने उनको पानी में पटक दिया, केरोसिन में पटक दिया, पेट्रोल में पटक दिया, डीजल में पटक दिया, दूध में पटक दिया, छाछ में पटक दिया, दही में पटक दिया, उनके बीच में कोई मीडियम आ गया, तो मान लेते हैं अब उनके बीच में फोर्स चेंज हो गया FM, अब फोर्स हो गया उनके बीच में FM, मीडियम में फोर्स, रेड कलर से लिख देता हूं मैं, मीडियम में फोर्स हो गया उनके बीच में, लेट FM। और अब FM को क्या लिखोगे आप FM को लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर, ये लिखोगे। अब ये एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे अपन, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट ये जो था, ये था एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम, और ये है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर नहीं सॉरी मीडियम। तो ये हो गया, तो ये आ गया। और देखो मैं दोनों का डिवाइड करूं, तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, F0 अपॉन FM इक्वल्स टू, ऊपर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर, और नीचे कितना है, नीचे है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन कितना अपॉन R स्क्वायर। देखो ये पूरा मसाला इससे कट गया, ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, और ये पूरा कहानी ऐसे हो गई कि F0 अपॉन FM क्या है, F0 अपॉन FM है कितना, ये एप्सिलॉन चला जाएगा ऊपर, ये देखो नीचे एप्सिलॉन बचा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, तो ये आ गया एप्सिलॉन अपॉन कितना अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन R, कई जन इसको कैपिटल K भी बोल देते हैं। जब आप इसको एप्सिलॉन R बोलो तब तो इसको अपन पढ़ते हैं एब्सोल्यूट नहीं सॉरी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्योंकि देखो वहाँ पे दो परमिटिविटी का कंपैरिजन हो रहा है, एप्सिलॉन का कंपैरिजन हो रहा है एप्सिलॉन नॉट से, तो ऊपर तो आ रहा है मीडियम और नीचे कंपेयर हो रहा है किससे, कंपेयर हो रहा है एयर और वैक्यूम से। मतलब ये कंपैरिजन कर रहा है कि यार पानी जो है वो इतना परमिशन देगा एयर और वैक्यूम के मुकाबले, तो इसलिए आर का मतलब रिलेटिव। और अगर आप इसको के लिखते हो, भाई अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम रख दिए, अब दोनों को मानना पड़ेगा। अगर आप इसको के लिखते हो तो इस के को अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
और ये भी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू अपने को पता है। अच्छा, इस एप्सिलॉन और के जो होते हैं ना, इनका ये यूनिटलेस और डायमेंशनल है। एप्सिलॉन आर एंड के आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों है क्या, दोनों एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। देखो ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रेशो है, एप्सिलॉन आर या कैपिटल के क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रेशो, तो दोनों का सेम यूनिट आएगा, कट जाएगा। तो ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ध्यान रखना। और इसलिए अपन एक फार्मूला क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो F0 क्या फार्मूला लिख सकते हैं अपन, फार्मूला लिख सकते हैं अपन F0 अपॉन FM इक्वल्स टू कैपिटल के। आप चाहो तो कैपिटल के लिख दो, आप चाहो तो और एप्सिलॉन आर। तो FM कितना आ गया, FM आ गया F0 अपॉन कैपिटल के और F0 अपॉन एप्सिलॉन आर। यानी मीडियम में फोर्स एयर और वैक्यूम के फोर्स का 1 अपॉन के टाइम्स हो जाता है। ये है फोर्स इन मीडियम, ये है फोर्स इन एयर और वैक्यूम, इसका 1 अपॉन के टाइम्स हो जाता है। ये भी बोल सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाता है। और अगर अपने को के और एप्सिलॉन आर की अगर वैल्यू बता दी जाए, अगर अपने को के और एप्सिलॉन आर की अगर अपने को वैल्यू बता दें, तो ये जो है बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए। तो देखो वैल्यू ऑफ के, कैपिटल के ही है, वो जो पहले आया था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, वो स्मॉल के था। के और एप्सिलॉन आर, इनकी जो वैल्यू होती है, तो कुछ के लिए याद रखो, बाकी तो अगर कोई मीडियम चेंज होगा तो आपको मिल जाएगी। जैसे एयर के लिए याद रखो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एयर के लिए होती है 1। दूसरा, इसकी वैल्यू ग्लास के लिए कितनी होती है, ग्लास के लिए इसकी वैल्यू याद रखो 3 to 5। एग्जैक्ट कितनी इस्तेमाल करनी है दे देंगे आपको, है। ये जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है माइका के लिए, थर्ड बात करें अपन माइका के लिए, तो माइका के लिए इसकी वैल्यू होती है, माइका क्या होता है, अब्रक को बोलते हैं, हिंदी में अब्रक बोलते हैं। ये जो अपन ग्रेवल लेके आते हैं ना, बजरी के अंदर वो चमकता वो दिखता रहता है, वो होती है माइका के लिए इसकी वैल्यू होती है 4 to 6। एग्जैक्ट कितनी इस्तेमाल करनी है बता देंगे आपको। ऐसे ही बात करें अपन फोर्थ, वाटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वाटर के लिए आप इस्तेमाल करो इसकी वैल्यू 80। यूनिट टेस्ट और डायमेंशन टेस्ट तो है ही। और अपन बात करें अपन मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, फॉर ऑल मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो ये पूरा का पूरा कूलॉम्स लॉ की मैंने थ्योरी जो है वो डिस्क्राइब करी है। इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो तो मैं आपको न्यूमेरिकल से ही सिखा दूंगा। तो आज अपन इस लेक्चर को यहीं रोक रहे हैं, क्यों, क्योंकि कूलॉम्स लॉ अच्छा लंबा टॉपिक है। आप अपनी बुक में से भी इसको पढ़िएगा, एनसीईआरटी अगर है आपके पास में एनसीईआरटी में से पढ़िएगा। पहले भी मैंने एडवाइस किया था कि या तो आप प्रदीप ले लें, और अभी नहीं मिल रही है तो लॉकडाउन खुलने के बाद में ले लें, प्रदीप ले लें या एस.एल. अरोड़ा ले लें, या अभी कहीं से अरेंज कर लें, कोई अपना सीनियर वगैरह हो तुम्हारा जानकार जो 12th आपकी बार दिया हो, उससे अरेंज कर लें। और इस चैप्टर को अब क्योंकि 12th में आ गए हो, तो जो भी बच्चा 11th में गलतियाँ करके आए, सबको पता अपने अपने कि यार मैंने कैसे पढ़ाई करी है। तो अब वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, वैसे भी अपना टाइम खराब हो रहा था, इसीलिए हम भी वीडियो बना रहे हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता ये वीडियो बनाने के अंदर, लेकिन ये केवल तुम्हारे लिए बन रहे हैं, केवल तुम्हारे लिए बन रहे हैं। देखो ना तो मेरी राइटिंग अच्छी आ रही है, ना मैं प्रॉपरली लिख पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि जिस जगह लिखते हैं वहाँ दिखता नहीं है, लिखते तो अपन इसके अंदर है, लिखते तो अपन इसमें कुछ दिखता नहीं है ना, और आता है ये बोर्ड के ऊपर। और मेरी प्रैक्टिस में है नहीं कोई ऐसी इतनी गंदी राइटिंग है क्या मेरी, राइटिंग तो अपनी बहुत मस्त है, बच्चे जानते हैं जो पढ़े हुए हैं, लेकिन अब बस इसमें ऐसे आ रही है। तो ये केवल आप लोगों के लिए हो रहा है काम, और जब आप लोगों के लिए हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग जैसे जैसे लेक्चर आता जाए वैसे वैसे आप पढ़ते जाएँ, ठीक है। और जैसे मेरा थोड़ा सा राइटिंग सुधरा, मुझे खुद को कॉन्फिडेंस फील हुआ, मैं आपके साथ में लाइव आऊँगा और हम लोग लाइव कनेक्ट होके डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ऑल दी बेस्ट, टेक केयर। चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, और जिस बच्चे ने आज मतलब ये लेक्चर पहली बार देख रहा है, तो मेरी एडवाइस ये है कि पुराना लेक्चर एक बार देख ले और उसके बाद में आगे बढ़े और फिर कंटिन्यूटी में देखते जाए। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट, गुड लक।